अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए पंडित नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी है? यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझना होगा हमें सबसे पहले। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा देश जो किसी भी धर्म का पालन ना करता हो, यानी कि सभी धर्मों को सम्मान देता हो, किसी भी धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं करता हो। तो भारत ने रास्ता चुना धर्मनिरपेक्षता का, इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलरिज्म। तो भारत ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना, ठीक है, और नेहरू ने इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया। उसी के बारे में हमें इसमें बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवन की समस्याओं के प्रति सदैव धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखते थे, यानी वो कभी भी भेदभाव की बात नहीं करते थे नेहरू। उनकी मानसिक प्रवृत्ति वैज्ञानिक थी, यानी वो साइंटिफिकली बात करते थे, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आदमी थे। ऐसा नहीं है कुछ भी पुरानी उल्टी सीधी रीति रिवाजों का वो मानते थे। उन्होंने रूढ़िगत प्रथाओं तथा परंपराओं का विरोध किया। जो गलत प्रथाएं थी, गलत धार्मिक चीज़ें थी, जाति पाति था, भेदभाव था, उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। वे धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। वे क्या चाहते थे? सेकुलरिज्म, यानी धर्म राजनीति से दूर रहेगा। वह प्रजातंत्र को तभी सफल कहते थे जब उसका आधार धर्मनिरपेक्षता हो। वो डेमोक्रेसी को तभी सफल मानते थे जब वो धर्मनिरपेक्ष हो, यानी कि सेकुलर हो, यानी जहाँ पे सभी धर्म जातियों का सम्मान होता हो, तभी असली मायने में क्या बनता है वहाँ पे? लोकतंत्र। उन्हें रहस्यवाद से चिढ़ थी क्योंकि उसे वे अस्पष्ट तथा पारलौकिक मानते थे। रहस्यवाद का मतलब है जो ये आत्माओं की बात करना, ठीक है, उल्टी सीधी बातें करना सारी। तो रहस्यवाद से नेहरू बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते थे, वो साइंटिफिकली बात करते थे, इसीलिए वो लोक परलोक ये बातें नहीं मानते थे। ठीक है, केवल धर्मनिरपेक्षता को मानते थे वो, क्योंकि किसी भी धर्म को, देश को नहीं मानना चाहिए, सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा यथार्थवादी था। यथार्थवादी का मतलब है जो रियल में दिखता हो, ठीक है, ये नहीं है कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा, 7 जन्म तक ये होगा। उनका ये मानना था कि हम इसी जन्म में हमें करना चाहिए, यथार्थ में जीवन जीना चाहिए, यानी कि बिल्कुल जो प्रेजेंट में चल रहा है उस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। उन्होंने आध्यात्मिक विषयों जैसे आत्मा व जीवन मृत्यु आदि को महत्व की दृष्टि से नहीं देखा, आत्मा वगैरह की बात नहीं करी। उनकी धर्मनिरपेक्षता के प्रति गहन निष्ठा थी। वो कैसे, किस चीज़ को फॉलो करते थे? धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी भी धर्म को वो ऊंचा नीचा नहीं मानते थे, सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनका विचार था कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, देश का कोई धर्म नहीं होता, और भारतीय संविधान में लिखा गया है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, इसका कोई विशेष धर्म नहीं है। न ही उसे किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करना चाहिए और न ही उसका विरोध करना चाहिए। एक देश को ना तो किसी को सपोर्ट करना चाहिए और ना ही उसका विरोध करना चाहिए। राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और सभी धर्मों को उनके क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी सेकुलरिज्म के बारे में बता रहे हैं कि क्या है धर्मनिरपेक्षता। देश को क्या करना चाहिए? सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को पूरी आज़ादी देनी चाहिए, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को मानने की, उनके हिसाब से रीति रिवाज फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए। अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं, धर्म विशेषतः एक संगठित धर्म का जो रूप मैं भारत में था अन्यत्र देखता हूँ वह मुझे भयभीत कर देता है। मैं प्राय इसकी निंदा करता हूँ और उसका उन्मूलन कर देना चाहता हूँ। हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हुए थे 1947 में, उससे पूरा देश जो है वो बिल्कुल घबरा गया था। मतलब धर्म के नाम पर इतनी तगड़ी चीज़ भी हो सकती है कि 2 देशों का बंटवारा हो गया, लाखों लोग मरे। तो इसी बात के ऊपर नेहरू ने लिख रखा कि मैं बिल्कुल भी धर्म और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि धर्म जैसी चीज़ों को मैं जड़ से ख़त्म कर दूँ। बिल्कुल धर्म ने सदैव अंधविश्वास, मताधनता, कट्टरता, प्रतिक्रियावाद, शोषण और निहित स्वार्थों को पुष्ट किया है। अंधविश्वासों को फैलाया है, बेमतलब किसी की बात को मानना, ठीक है, उल्टे सीधे रीति रिवाजों को, शोषण यानी जहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें फैलाता है अगर धर्म में जो है ज़्यादा कट्टरता आ जाए तो। धर्मनिरपेक्षता पर विचार प्रकट करते हुए अपने एक भाषण में नेहरू जी ने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात धर्महीनता नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि भारत में किसी को धर्म मानने की आज़ादी नहीं होगी, भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाएगा, पर धर्महीनता नहीं है, यानी धर्मों को यहाँ पे इज्जत दी जाएगी, धर्मों का यहाँ पे गलत नहीं कहा जाएगा कभी भी। इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति सम्मान, आदर भाव तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर है। वही बात है कि सभी धर्मों के लोगों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो। इसलिए हमें अपने दिमाग, अपनी संस्कृति के आदर्श में पहलू को ही सदा ध्यान में रखना चाहिए, जिसका आज के भारत में सबसे अधिक महत्व है। यानी वही यही कह रहे हैं,
हमें साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए, पर धर्म, अंधविश्वास इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। यद्यपि नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता के पूर्ण विश्वास रखते थे, परंतु वह धर्म विरोधी या नास्तिक नहीं थे। वही बात आ गई अब कि वो धर्मनिरपेक्ष थे पर वो नास्तिक नहीं थे, वो खुद हिंदू धर्म को मानते थे, पंडित थे वो, ठीक है। तो वो जो है केवल धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, यानी सभी धर्मों को समान आदर मिलना चाहिए, पर वो धर्म विरोधी भी नहीं थे और नास्तिक भी नहीं थे। धर्म शब्द के उच्चतर अर्थ में तो उन्हें एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति समझा जा सकता है। वो धार्मिक व्यक्ति भी थे, पर जब देश की बात आई तो उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। उनकी धर्म संबंधी अवधारणा संकुचित न होकर अत्यधिक विशाल थी, यानी धर्म के मामले में बहुत खुले विचारों से सोचते थे। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैं किसी वस्तु में विश्वास अवश्य करता हूँ जो मनुष्य को उसके सामान्य स्तर से ऊंचा उठाती है तथा मानव के व्यक्तित्व के आध्यात्मिक गुण तथा नैतिक गहराइयों का नवीन प्रमाण प्रदान करती है। यानी कि मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो कि मनुष्य को चलाती है, उसे आगे बढ़ाती है। हम इसे धर्म या जो चाहे कह सकते हैं। वो कहते थे कि जो ये शक्ति है, कि इसे हम कुछ भी कह सकते हैं, धर्म कह लो, भगवान कह लो, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। इसे ध्यान में रखकर ही वह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना पसंद करते थे। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? किसी भी धर्म को ना मानना, सभी धर्मों का सम्मान करना। तो भारत में नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता की नीति को फॉलो किया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बाकी ये जो बातें इसमें लिखी हुई हैं ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस आपको यहाँ पे इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि नेहरू जो है वो धर्मनिरपेक्ष नेता थे और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ज़रूरी नहीं आप इसको याद करो एज इट इज़, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि भारत ने आज़ादी के पश्चात धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों की इज्जत करना। तो नेहरू जो हैं वो ना तो नास्तिक थे, ना ही पूरे तरीके से वो केवल धर्म की ही बात करते थे। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी धर्मों का आदर किया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया। अब देखो आप 7वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे पूछा भी गया, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट है इसमें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के जब 2 टुकड़े हुए, एक तरफ पाकिस्तान बना था पश्चिमी साइड और एक तरफ जो है पूर्वी पाकिस्तान बना था पूर्वी साइड। तो यही पूछ रहे हैं कि जो 2 एरिया बटे हैं भारत के, एक तरफ तो पंजाब एक तरफ बंगाल, तो उनमें क्या डिफरेंस है? आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से 2 मुख्य अंतर क्या थे? देखो, पहला, पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं आर्थिक संतुलन की समस्या थी। जो पूर्वी साइड यानी बंगाल वाली साइड है, वहाँ पे क्या थी? संस्कृति और आर्थिक संतुलन की समस्या थी। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौती थी। पश्चिमी एरिया में यानी जो पाकिस्तान है उसको डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये बातें होती थी। और जो पूर्वी था, हमारा बांग्लादेश था, वहाँ पे तो संस्कृति का मामला भी था और आर्थिक संतुलन भी नहीं था। यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है उनकी संस्कृति अलग थी इनसे, इसीलिए ये लोग जो हैं, जो कि बांग्लादेश में रहते हैं आज, इन लोगों को दबाया जाता था पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ पे तो ये वाली समस्या थी संस्कृति की और आर्थिक संतुलन की, और पश्चिमी पाकिस्तान में केवल डेवलपमेंट की समस्या थी। अब देखो दूसरा पॉइंट, पूर्वी क्षेत्र में भाषाई समस्या अधिक थी। जो बांग्लादेश वाली साइड है वहाँ पे लड़ाई होती थी बांग्ला भाषा को लेकर और उर्दू भाषा को लेकर। उनके ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपी गई थी पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से, पर उन्हें तो उर्दू भाषा आती ही नहीं थी, वो तो बांग्ला भाषा जानते थे और बांग्ला संस्कृति के वो आदमी थे। तो पूर्वी एरिया में यानी बांग्लादेश की साइड क्या थी? भाषा की समस्या थी। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में धार्मिक और जातिवादी समस्याएं थी। वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम ये वाली धर्म वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आज जो पाकिस्तान है उस साइड में तो क्या दिक्कत थी? धर्म की और जातिवाद की। और जो बांग्लादेश वाली साइड है वहाँ पे दिक्कत थी भाषाई, ठीक है। वहाँ पे उर्दू और बांग्ला भाषा में जो है कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब हम आज़ाद हुए तो अंतर क्या क्या था दोनों देशों में। है दोनों पाकिस्तान ही, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में तो 2 मेन बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो डेवलपमेंट कैसे करनी है और धर्म और जातिवाद को कैसे निपटना है। और इधर पूर्वी में क्या है? संस्कृति की प्रॉब्लम भी है, आर्थिक प्रॉब्लम भी है, यानी पैसे की दिक्कत भी है, उसके साथ साथ भाषाई समस्या भी है यहाँ पे, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज का विरोध यहाँ पे किया गया था। तो ये 2 बातें हैं जो कि पश्चिमी और उसमें अलग थी। देखो हम पहुँच गए हैं 8th क्वेश्चन पर।
8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और इससे पहले जो हमने 7th क्वेश्चन किया था, ये तीनों क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। इनको आप नोट डाउन भी कर लेना अपनी कॉपी में। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन नोट डाउन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा 8th और 9th, तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। देखो अब 8th क्वेश्चन है, ये तो पता नहीं कितनी बार आया है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये अधिकतर शॉर्ट ही बनता है इसका। तो देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, यही क्वेश्चन बहुत बार आया है। और देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 में की गई थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कब की गई थी, 1953 में। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 डेट और याद रखनी है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1955 में सौंपी और 1956 में उस रिपोर्ट को लागू किया गया। तो 3 डेट आपको याद रखनी है, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये बताई थी मैंने। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई है 1953 में, इसकी रिपोर्ट आई है 1955 में, रिपोर्ट को लागू किया गया है 1956 में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या था ये, तो आप बताओगे राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसका काम था राज्यों का पुनर्गठन करना, यानी राज्यों को बनाना। भारत में राज्य कैसे बनेंगे इस चीज को डिसाइड करने का काम राज्य पुनर्गठन आयोग का ही था। इस आयोग का मुख्य कार्य राज्यों के सीमांकन के विषय पर गौर करना था, यानी राज्य कैसे बनेंगे इस चीज पर ध्यान देना था। इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये बात थी ना कि इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, इसकी प्रमुख सिफारिश यही थी कि राज्यों का जो गठन होगा या राज्य जो बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनाए जाने चाहिए। तो इस आयोग की सिफारिश ये थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लेना। जो अलग से 2 डेट मैंने और बताई हैं 1955 1956, उनको भी लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आप याद मत करना, इनको एक बार देखना, अच्छे से समझना, जो भी चीज़ें मैंने चैप्टर में पढ़ाई हैं उनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन अपने हाथ से लिखना ताकि आपको याद हो जाएं। कौन कौन से क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना आप। कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वसामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं के एक सूत्र में बंधा होता है। अब कल्पित समुदाय देख के आपको लग रहा होगा सर ने तो आज बिल्कुल बोर कर दिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, बिल्कुल सिंपल सी ये बात है। वर्ड देख के आपको मुश्किल लग रहा होगा, क्या कल्पित समुदाय होता है भाई, राष्ट्र। इसमें आपको मेनली ये बताना है एक देश या एक राष्ट्र जो होता है ना, उसमें क्या क्या मेन बातें होती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो आपका देश है। जैसे भारत है, भारत को आप क्यों भारत मानते हो, आपके दिल में ये फीलिंग क्यों है कि आप भारतीय हो, क्योंकि आपका एक देश, आपकी मातृभूमि है वो, वहाँ पे आप पैदा हुए हो, ठीक है। एरिया वाइज एकता है उस देश में, इतिहास आपका सेम है, सारे भारतीयों का इतिहास सेम है, इसलिए हर एक भारतीय अपने देश को एक मानता है, अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता है, ठीक है। आप कहीं पे बाहर चले जाओगे दूसरे देश में, वहाँ पे आपको अगर कोई इंडियन मिलता है तो आपको कितनी खुशी होती है। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बने हैं तो वो एक इंडियन है, तो हमें कितनी खुशी होती है सुन के। तो अगर भारत का कोई भी आदमी दुनिया में कहीं भी कुछ भी करता है तो हमें क्या होती है, अंदर से एक खुशी होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो यही कह रहे हैं ये कि एक नेशन का मतलब क्या है, एक राष्ट्र का मतलब क्या है। कल्पित समुदाय कहने का मतलब इनका ये है कि यहाँ पे एक जैसा विश्वास होते हैं लोगों के, एक जैसी उनकी संस्कृति होती है, एक जैसा उनका इतिहास होता है, एक जैसे उनकी सारी चीज़ें होती हैं, विचार होते हैं, उनकी जन्मभूमि होती है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि कल्पित का मतलब निकालने मत बैठ जाना, कभी टेंशन में आ जाओ देख के कि पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है। इसमें आपको बस ये बताना है कि वो कौन सी बातें हैं जो कि एक राष्ट्र को बनाती हैं, यानी आपके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो किस वजह से है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आंसर देखो अब इसका। पहला पॉइंट है सामान्य मातृभूमि, यानी कि सभी लोगों की एक मातृभूमि होती है, वहीं पे वो पैदा हुए होते हैं। अब हर भारतीय भारत में ही तो पैदा हुआ है, उसकी मातृभूमि है ना भारत, तभी तो भारत को अपनी माँ मानता है, तभी तो हमारे जवान फौज में शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हैं भारत माँ के लिए, क्योंकि वो उनकी क्या है, मातृभूमि है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि अर्थात अपने जन्म स्थान से प्यार होना स्वाभाविक है। बिल्कुल भाई, जो आपकी मातृभूमि होगी तो आपको अपनी ज़मीन से, अपनी माँ से, अपनी देश से प्यार होगा ही।
एक ही स्थान या प्रदेश पर जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं, यानी एक ही जगह पर जितने भी आदमी पैदा होंगे उन सभी को उस ज़मीन से प्यार होगा और इस प्यार के कारण वे आपस में एक भावना के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनमें एक कनेक्शन होता है। भारत से लाखों की संख्या में सिख इंग्लैंड, कनाडा आदि दूसरे देशों में गए हुए हैं, परंतु मातृभूमि के प्यार के कारण वे अपने आप को सदा भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं। देखा होगा आपने, विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप भी ले रखी है, पर उनके अंदर क्या है, आज भी भारतीयता मौजूद है, भारतीय संस्कृति को मानते हैं वो। ठीक है, आज भी सिख लोग वहीं पे पगड़ी बांधते हैं, सिख धर्म के सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से लगाव है। उनकी एक सामान्य मातृभूमि थी, वो थी भारत। तो कनाडा में रहकर, इंग्लैंड में रहकर, दुनिया के किसी भी कोने में रहकर वो लोग भारतीय ही रहते हैं अंदर से। तो यही है नेशनलिज्म, यही है राष्ट्रवाद, यही होता है कल्पित समुदाय। राष्ट्र एक कल्पित समुदाय होता है जिसकी संस्कृति वगैरह सब कुछ सेम होती है। समुदाय मतलब ग्रुप, कल्पित मतलब जो कि एक फील्ड से आता हो, एक तरीके का हो। अब देखो दूसरा पॉइंट, भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता में भी राष्ट्रवाद का विकास होता है। अब जब एरिया एक होगा, भूगोल मतलब एक एरिया, एकता मतलब यूनिटी, तो एक एरिया के लोगों में क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक निश्चित प्रदेश में रह जाता है तो उसे उस प्रदेश से प्रेम हो जाता है। जब आप एक जगह पर रहते हो तो आपको उस जगह से प्यार हो जाता है, और यदि उसका जन्म भी उसी प्रदेश में हुआ हो फिर तो प्यार की भावना और भी अधिक तीव्र हो जाती है, यानी और भी अधिक बढ़ जाती है। खानाबदोश कबीलों में राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते हैं। जो लोग बंजारों की तरह घूमते फिरते रहते हैं उन्हें अपने एरिया से प्यार नहीं होता, पर जो आदमी एक जगह पर टिक के रहता है उसे अपने एरिया से प्यार होता है। जैसे आप जिस भी राज्य में रहते होगे, दिल्ली में रहते हो, आप राजस्थान में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आपको अपने एरिया से प्यार होगा ना, आपको अपने गाँव से, अपने घर से प्यार होगा ना। तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर एक राष्ट्र बनता है। भौगोलिक एकता भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर देश प्रेम की भावना आती है। तीसरा, सामान्य इतिहास। अब जितने भी भारतीय हैं उनके सेम राजा रहे हैं। अब देखो, पूरे भारत पर ही तो अंग्रेजों का राज था, इसीलिए तो हम सभी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हर भारतीय के मन में ये भावना थी कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। तो जब तक राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती तब तक देश एक नहीं होता। देखो, आपने शुरू में पढ़ा होगा हमेशा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो यहाँ पे आकर उन्होंने राज किया था। राजाओं के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थे। यहाँ के जो राजा थे वो केवल अपने अपने एरिया को अपना देश मानते थे, पूरे भारत को अपना देश नहीं मानते थे। तो वो फीलिंग उनके अंदर नहीं थी, इसीलिए अंग्रेज राज कर पाए हमारे ऊपर। ठीक है, तो जब एक देश का सामान्य इतिहास होता है तो वो क्या बन जाता है, एक राष्ट्र बन जाता है। उनमें क्या आ जाती है, फीलिंग आ जाती है एक दूसरे से प्यार की, एक दूसरे से भाईचारे की। फोर्थ पॉइंट, सामान्य हित, यानी कि जब आपके तौर तरीके, आपके जो विचार हैं, आपके जो अधिकार हैं, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक जैसी हो जाए तो वो तब भी क्या होता है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। भारतीय राष्ट्र के लिए सामान्य हित महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हित समान हो, एक धर्म हो, एक जाति हो, एक जैसी चीज़ें हों, तो क्या होता है, उनमें एकता आती है ना। तो उनमें एकता की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है, यानी कि उनमें क्या होगा, आपस में दोस्ती होगी जरूर। 18वीं शताब्दी में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के विभिन्न राज्य आपस में संगठित हो गए और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो अमेरिका में भी ये फीलिंग आई थी, कभी उन्होंने भी एक रेवोल्यूशन किया था, ठीक है, अपनी आज़ादी के लिए, क्योंकि उनके अंदर भी क्या आ गया था, नेशनलिज्म। फिफ्थ पॉइंट देखो आप, सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं। जब एक देश में सेम पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, सेम पार्टी, सेम एक तरीके की विचारधारा, तो जब राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक आकांक्षाएं सेम होती हैं तो उससे मिलकर भी एक राष्ट्र बनता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि राष्ट्र किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, ये हेडिंग याद कर लेना, 6 की 6। तो इन चीज़ों से मिलकर राष्ट्र बनता है। भारतीय राष्ट्र में सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं महत्वपूर्ण तत्व हैं। स्वतंत्रता की भावना तथा अपनी सरकार के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। देखो, आज़ादी की बात और अपनी सरकार से प्यार हर एक भारत का नागरिक करता है। जब लोगों के समूह में विदेशी राज्य को समाप्त करने की भावना होती है तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। जब हम सभी अंग्रेजों को भगाने की बात करते थे तो हमारे अंदर कौन सी भावना थी, राष्ट्रीयता की भावना ही तो थी। हम चाहते थे अंग्रेज भाग जाएं और हमारा कौन सा देश बने, भारत देश बने। भारत अंग्रेजों के अधीन था, परंतु स्वतंत्रता की इच्छा इतना बल पकड़ गई कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं के लोग भी इकट्ठे हो गए और एक राष्ट्रीयता के बंधन में बंध गए और इकट्ठे होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। आज भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का एक कारण राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। जब हम अंग्रेजों को भगाना चाहते थे तो उस समय पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ मिलकर लड़े थे।
ठीक है, सब भूल चुके थे कि वो किस धर्म से, किस जाति से हैं। उनके मन में बस एक ही राजनीतिक आकांक्षाएं थी कि हमें अंग्रेजों को भगाना है और अपने देश भारत को बनाना है। सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट देखो, लोक इच्छा। लोगों के मन में जो भावना होती है वो होती है लोक इच्छा। भारतीय राष्ट्र में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व लोगों में राष्ट्रवाद बनने की इच्छा है, यानी लोगों में जो अंदर से फीलिंग है नेशनलिज्म की, वो भी सबसे मेन चीज़ है। मैजिनी ने लोक इच्छा को राष्ट्र का आधार बताया है। मैजिनी कहते हैं जो लोगों के विचार होंगे, जैसे लोगों की फीलिंग होगी, वैसा ही राष्ट्र होगा। ठीक है, राष्ट्र का आधार ही क्या होता है? लोगों की इच्छाएं, लोक इच्छा। तो जो लोग सोचते हैं, जैसे वहाँ पे धर्म है, जैसा उनमें प्यार प्रेम है, वैसा ही राष्ट्र बनेगा। तो क्वेश्चन ये था, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा क्योंकि कल्पित समुदाय पता नहीं क्या क्या लिख के आपसे पूछ रखा है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि कल्पित समुदाय क्या है, तो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्र है वो कैसे बनता है, नेशनलिज्म की चीज़ें किस किस चीज़ से हमारे मन में आती है, हमें क्यों लगता है कि हम भारतीय हैं, ये बातें आपको इस क्वेश्चन में बतानी थी। तो ये सारी हेडिंग आप याद कर लेना। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में से आपको बस 3 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। वो था 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन। बाकी सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना एक बार। नोट्स बनाने हैं आपको 7th, 8th और 9th क्वेश्चन के। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोज़ को शेयर भी करो।